मेरे घर आले आखदे न विकी एक बदमाश है, पर मिगी पता है विकी ताकत आने की क्या ताकत दसता है। 30 का एक दौर था जब ये जम्मू में ये जो थी गुंडागर्दी छोटी मोटी हुआ करती थी और उस साइड टनल के उस पार एक मिलिटेंसी की शुरुआत हुई थी। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੋਣੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, मैं आज भी तुंदा की हर जो 70s 80s का जो दौर था और उस दौर से जो भी शख्स निकला है वो अपने आप को तलाश करता था कि मैं कहाँ हूँ। जैसे उसमें हमने छोटी छोटी चीज़ें दिखाई थी उन दिनों जो लड़ाई हुआ करती थी, जो मारदार हुआ करती थी। गोलियां मेरी बचपन च गीटियां कने खेडी दी खेडां चेता करांदियां। और उसके साथ साथ जब लैंग्वेज की बात करूं तो जब लोगों ने देखा कि नहीं डोगरी, अच्छा ऐसे भी डोगरी होती है, जो लाइन जो डायलॉग्स में बोलता था आज भी बच्चे वो बोलते हैं और मुझे कई बार कई इंटरव्यूज़ में कहते हैं कि आप वो दोबारा से वो लाइंस बोलो दोबारा से। ओ मेरे पैसे छोड़ दे। छोड़ा छाड़ी ते कुड़ियां दी हुंदी है बसंत, तेरे आ पैसा ओ ते मैं लेइए जाना है। एक मर्तबा पुनः स्वागत है आप तमाम दर्शकों का स्टेट समाचार के कार्यक्रम सत्यमेव जयते में। यूँ तो अब अमूमन अधिकतर दर्शक और स्टेट समाचार से जुड़े सुबुद्ध पाठक इस बात से भली भांति परिचित हैं कि सत्यमेव जयते एक प्रयास है उन तमाम ज़मीनी और बुनियादी मुद्दों को उकेरने का जो कहीं ना कहीं संवेदनहीनता के या फिर हम कहें उपेक्षा के, सरकारी उपेक्षा के शिकार होते रहे हैं। तो आज के इस कार्यक्रम का जो बुनियादी आधार है वो जुड़ा है रियासत जम्मू कश्मीर के आर्थिक ढांचे और ताने बाने का। बीते कुछ महीनों से अगर हम देखें तो मनोज सिन्हा सरकार ने निरंतर ये कोशिश की है कि एक मर्तबा पुनः कश्मीर की उन हसीन वादियों में हिंदुस्तान का सिने जगत जो है वो तरजीह दे वादी को और उससे जो एक आम आदमी का जीविका है उसको उससे किसी तरह का कोई लाभ जो है वो हासिल हो सके। तो क्या वास्तव में जो फिल्म पॉलिसी सरकार बना रही है वो उतनी संजीदा है, या फिर वो लोग जिन्होंने पूरी ईमानदारी से और बड़ी शिद्दत के साथ न केवल अदाकारी में नाम कमाया, अलबत्ता जो इसी मिट्टी से जुड़े हुए लोग थे उन लोगों का क्या दृष्टिकोण है। तो इन तमाम मुद्दों के ऊपर आज विस्तृत ढंग से चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ आज शिरकत कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के एक बड़े मजे हुए अदाकार तनवीर डार साहब। तो डार साहब आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू। डार साहब, सबसे पहले तो जब तनवीर डार का जिक्र आता है और अगर एक हल्का सा फ्लैशबैक एक आम दर्शक के मन में देखें तो वो गीटियां से उभरता है जी। एक बड़ा अलग तरह का प्रयास था, मैं यूँ कहूँगा कि एक बड़ा उम्दा प्रयास था कि डोगरी जैसी भाषा जिसे जम्मू कश्मीर में भी अभी अपने मायने तलाश करने के लिए एक बड़ी, आप यूँ कह सकते हैं कि एक काफ़ी जद्दोजहद जो है करनी पड़ी है। तो गीटियाँ ने बाकमाल ढंग से डोगरी को तो उकेरा ही और हिंदी सिने जगत के बड़े आला दर्जे के कलाकार भी इसमें शुमार हुए, लोगों का प्यार भी इसे मिला। तो मैं शुरुआत गीटियाँ से ही करना चाहूँगा। कैसा अनुभव आपका रहा और कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से या क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे आपने इस फिल्म का ताना बाना बुना, दोनों इदारों में आपका अनुभव क्या रहा? जगदीप जी, शुरुआत जो थी बस ऐसे ही राहुल जी ने और मैंने की कि एक सोच थी कि अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करने की, क्योंकि जो भी हम काम देख रहे थे, जो पुराना हुआ था वो कुछ एक प्रॉपर तरीके से उसे प्रेजेंट नहीं किया जा रहा था। मतलब डोगरी एक कॉमेडी के तौर पे एक पेश की जा रही थी कि कॉमेडी का नाम डोगरी है। तो उसी चीज़ को हम लोगों ने नए तरीके से, नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ स्क्रिप्ट को भी लिखा। उस स्टोरी को सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट था
राहुल जी का जो राइटर भी हैं इसके, तो वो 80s का एक दौर था जब ये जम्मू में ये जो थी गुंडागर्दी छोटी मोटी हुआ करती थी, और उस साइड टनल के उस पार एक मिलिटेंसी की शुरुआत हुई थी। तो उसी चीज़ का ताना बाना बुनते हुए हम लोगों ने एक ऐसा सब्जेक्ट तैयार किया जिससे कि जो हर आदमी, हर जो 70s 80s का जो दौर था और उस दौर से जो भी शख्स निकला है वो अपने आप को तलाश करता था कि मैं कहाँ हूँ। जैसे उसमें हमने छोटी छोटी चीज़ें दिखाई थी उन दिनों, जो लड़ाई हुआ करती थी, जो मारदार हुआ करती थी, या सोडे की बोतल से हुआ करती थी, चाय पे बैठ के पीते थे तो दोस्त लोग चाय की दुकान पे कुछ डिस्कशंस हुआ करती थी। वो सब हमने उस दौर को दोबारा से लोगों के आगे लाने की कोशिश की। और उसके साथ साथ जब लैंग्वेज की बात करूं तो जब लोगों ने देखा कि नहीं डोगरी, अच्छा ऐसे भी डोगरी होती है, जो लाइन जो डायलॉग्स में बोलता था आज भी बच्चे वो बोलते हैं, और मुझे कई बार कई इंटरव्यूज़ में कहते हैं कि आप वो दोबारा से वो लाइन्स बोलो, दोबारा से वो डायलॉग्स बोलो। तो ये है कि आप किसी चीज़ को प्रेजेंट किस तरीके से करते हो वो बड़ा एक मैटर करता है। तो बस उसी तरह हमारी पूरी कोशिश रही, और यहाँ के कलाकारों के साथ साथ हमने बाहर के कलाकारों को भी लाया ताकि यहाँ के लोगों को पता चले कि बाहर के लोग काम कैसे करते हैं, और बाहर के अदाकारों को पता चले कि यहाँ भी एक टैलेंट है, क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, क्या कैपेबिलिटीज़ हैं। डॉक्टर साहब, मेरा दूसरा सवाल आपसे जुड़ा हुआ है इस विषय विशेष के ऊपर कि अगर हम देखें तो जब जम्मू कश्मीर की बात आती है, ख़ास तौर से अदाकारी के फील्ड में, तो बीते हुए ज़माने से ओम प्रकाश जी या सागर साहब का जिक्र आता है, राजकुमार साहब जिनको किसी भूमिका की ज़रूरत नहीं है हिंदी सिनेमा के अंदर। और नई पीढ़ी की बात करें तो उसमें भी मोहित रैना से लेकर हम विद्युत जम्बाल तक ऐसे बड़े सारे नाम हैं जो मुझे लगता है कि काफ़ी फेम जिन्होंने कमाया है। आपका जो अनुभव रहा, मैं यहाँ पे दर्शकों को बता दूं कि डार साहब की जो शुरुआत हुई है उसमें आपको याद होगा किसी ज़माने में दूरदर्शन पर स्वाभिमान नामक एक सीरियल आता था, और ये वही दौर था जब लोगों के पास उतने बढ़िया तरीके के इक्विपमेंट्स या वैसी उस तरीके का, मतलब एक वो हम कह सकते हैं कि एक वैसा इदारा नहीं हुआ करता था। तो शांति से लेकर स्वाभिमान तक जो सीरियल्स थे तो वो बड़ी पसंद हुआ करते थे लोगों की, ठीक उसी तरह से जिस तरीके से रामायण और महाभारत हुआ करते थे। तो डार साहब ने ना केवल स्वाभिमान में काम किया है, अलबत्ता उस ज़माने में एक और सीरियल जिसका आपने जिक्र किया अभी, दास्तान, उसमें भी डार साहब की भूमिका रही। तो डार साहब, स्वाभिमान से चला वो सफ़र गिटियाँ तक, आप इस पूरे सफ़र को बतौर एक जम्मू कश्मीर का रिप्रेजेंटेशन लेते हुए किस तरह से देखते हैं, और निकट भविष्य में आपकी क्या तैयारियां? देखिए, जब तक आज हमारी ये कोशिश है कि हमारी जो यहाँ की इंडस्ट्री है, जम्मू कश्मीर की इंडस्ट्री की मैं बात करूँगा, यहाँ पे फिल्में बनती रही हैं बहुत देर। आपको याद होगा कि यहाँ पे एक फिल्म बनी थी गल्ला हुइयां बीतियाँ, तोगी मेरी, देन उसके बाद माँ बनी, रीत बनी, जो हमारी गीटियाँ बनी, बहुत सारी फिल्में आई, और एक दौर फिल्मों का चलता रहा। यहाँ एक इंडस्ट्री बनाने की कोशिश हमेशा जारी रही है जी। लेकिन अगर मैं ये बात करूं कि मैं इसे इन फ्यूचर में इसको कहाँ पे देखता हूँ, एक दिक्कत है हमारी जगदीप जी की, हमारी स्टेट में ना अलग अलग किस्म की भाषाएं बोली जाती हैं जी। अब आप इस बीरपुर की जो रजौरी पुंछ में वो बोलते हैं, लद्दाखी अलग है, कश्मीरी अलग है, डोगरी अलग है, देन भद्रवाही और किश्तवाड़ी अलग है। तो हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री बन पाना एक मुश्किल ही मैं कहूँगा, क्योंकि हम लद्दाखी में कितनी मूवीज़ देखते हैं या भद्रवाही में कितने देखते हैं, तो वो हमारी डोगरी क्यों देखेंगे। एंड डोगरी की बात करूँगा तो यहाँ से कठुआ तक डोगरी ख़त्म हो जाती है जी। तो अब इसमें थोड़ी सी मैं ये चाहता था कि गवर्नमेंट की अगर ये इन्वॉल्वमेंट रहती, गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करती कि अगर हम मूवीज़ बनाते हैं उसे सब्सिडी के तौर पर हमें जो भी मूवी बनाए उसे सब्सिडी दी जाए, और जो फैसिलिटीज़ हैं जो जैसे गवर्नमेंट के पास हैं, बहुत सारे होटल्स हैं जो गवर्नमेंट के हैं, जैसे TRC की बात करूँगा मैं, या पत्नीटाप के हट्स की बात करूँगा मैं, मानसर में जितने हट्स हैं उनकी बात करूँगा मैं जी। तो ये सब फैसिलिटीज़ अगर लोगों की को दी जाएँ तो यहाँ एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री बन सकती है, और लोग बनाने की कोशिश भी करेंगे। एक मूवी बनती है उसके बाद दूसरी मूवी बनाने की कोशिश करेंगे जी। तो जब तक गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं होगी यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं बन पाएगी, और यहाँ इसको मैं इससे आगे नहीं देख पा रहा हूँ।
डॉक्टर साहब, यहाँ पे मैं एक और चीज़ दर्शकों का ध्यान जो है मैं इस तरफ खींचना चाहूँगा। आज सरकार को ये लग रहा है कि जम्मू कश्मीर का जो आर्थिक ताना बाना है उसको बेहतर बनाने के लिए हिंदी सिने जगत को ख़ास तौर से कश्मीर में और कश्मीर की हसीन वादियों में लाने की एक कोशिश जो है वो की जा रही है। और जब हम इसकी बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों को ये याद होगा कि कश्मीर की कली शशि कपूर अभिनीत फिल्म से एक बड़ा लंबा दौर चला है जब हिंदुस्तान के बड़े माने हुए जो निर्माता निर्देशक थे उनकी पहली पसंद कश्मीर हुआ करता था। खैर आतंकवाद की वजह से कुछ दिक्कतें रही हैं। तो अब सवाल ये है, जैसे अभी आपने जिक्र किया और आपकी बातों से एक विरोधाभास और कहीं ना कहीं सरकार के प्रति आपके मन में एक कोई खटास सी नज़र आती है, और जो सच भी काफ़ी हद तक लगता है कि वो सहूलतें जो यहाँ के स्थानीय कलाकारों को मिलनी चाहिए थी, ताकि ना केवल डोगरी भाषा की हम बात करें बल्कि अदाकारी के लिहाज से जब बड़े बैनर्स यहाँ पे आएंगे तो यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, उनकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार आएगा। तो कहीं ना कहीं उस फिल्म पॉलिसी से आपको लगता है उतनी बेहतरीन नहीं बनी है और उसमें सुधार की ज़रूरत है। देखिए, बाहर से जो लोग आएंगे उनकी अपनी टीम होती है जी। एक स्पॉट बॉय से लेकर मेकअप से लेकर वैनिटी वैन्स तक जी, सब उनका अपना होता है जी। क्योंकि हमारे यहाँ के लोग जब तक उस इंडस्ट्री में काम नहीं करेंगे ये उनके साथ मैच नहीं कर पाएंगे। जी। तो ठीक है, मैं ये बात करूँगा कि अगर वो इंडस्ट्री यहाँ पे वो लोग आते हैं, यहाँ काम करते हैं, सरकार ने जो पॉलिसी बनाई है उस हिसाब से हमारे यहाँ पे एक टूरिज़्म डेवलप होगा जी, कुछ चीज़ें एक्सप्लोर होंगी। अब कुछ जगह ऐसी हैं, जैसे अभी एक मूवी बनी थी बजरंगी भाईजान में पीर की गली का भी कुछ शॉट्स थे, सोनमर्ग के भी कुछ शॉट्स थे जी। तो ये जो लोकेशंस हैं वहाँ के लोगों को भी काम मिला, जब ये लोग वहाँ रुके होंगे 10 किस्म की जो हैं इनकी ज़रूरतें वहाँ उन लोगों ने पूरी की होंगी। और उससे एक टूरिज़्म की मैं बात करूँ वो डेवलप हो सकता है। लेकिन जब तक मैं ये स्टेट की बात करूँ, एक स्टेट जब तक ये गवर्नमेंट हमें इस स्टेट की इंडस्ट्री को, हमारे रीजनल इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं करेगी, चाहे वो सब्सिडी के तौर पे हो जाए, चाहे वो थिएटर्स पे मूवी लगाने के लिए हो जाए। जब हमारी मूवी लगी थी तो हमारी 3-4 हफ्ते में फिल्म को उतार दिया गया था क्योंकि कोई पॉलिसी नहीं थी। आज आप बाहर के स्टेट्स की बात करो, महाराष्ट्र में बात करो, तो वहाँ पे प्राइम टाइम दिया जाता है, एक स्लॉट देते हैं आपको कि आपने एक रीजनल लैंग्वेज की मूवी चलानी ही चलानी है जी। कुछ भी हो जाए, एक आपने जो वहाँ की मूवी मराठी में है उसको चलाना है, वैसे ही भोजपुरी में, वैसे ही पंजाबी में, वैसे ही बाकी भी जगहों में ऐसा है। तो वो चीज़ हमारे यहाँ पे नहीं, हमारे जहाँ वैसी नीति नहीं है। तो हम अगर हम आज कोशिश भी करते हैं, प्रयास भी करते हैं फिल्म बनाने का, तो उसे लगाना बहुत मुश्किल है हम लोगों के लिए। और अगर हम लगा नहीं पाएंगे, मूवीज़ बना नहीं पाएंगे, तो यहाँ पे जो लोग टेक्नीशियंस हैं, आज बहुत सारे हमारे लड़के हैं जो काफ़ी देर से दूरदर्शन बंद होने की वजह से या कशर चैनल बंद होने की वजह से पिछले 8-10 साल से उनके पास काम नहीं है जी। और वो लोग आज कोई किसी होटल में लगा है, कोई वेटर लगा है, कोई कहीं कुछ काम कर रहा है अपना घर चलाने के लिए। तो एक तक यहाँ इंडस्ट्री को सरकार बैक नहीं करेगी। हम लोग, अब हमने फिल्म बनाई थी, हम दूसरी फिल्म बनाने की कोशिश कर ही नहीं सकते क्योंकि हमें पता है कि यहाँ से रिकवरी नहीं होगी। आज हमें पता है कि ठीक है, अगर सरकार सब्सिडी दे रही है तो मैं कोशिश करूँगा। तो एक ठोस नीति की ज़रूरत है ताकि वो जो एक हम यूँ कहें कि जब किसी फिल्म को बनाने के लिए जो आर्थिक ढंग से जो मदद की ज़रूरत है वो कम से कम सरकार के एंड से हो और स्थानीय भाषा को प्राथमिकता भी मिले। एग्जैक्टली। तनवीर साहब, मैं अब एक और बड़ा अहम सवाल पे आना चाहूँगा। बीते कुछ सालों में सोशल मीडिया ने एक बड़ी अलग तरह की पहचान जो है वो जनमानस के बीच बनाई है और वेब सीरीज़ का एक बड़ा बाकमाल दौर सा चल पड़ा है। और उसमें हम देखें तो जो बड़ी एक कैटेगरी के अदाकार हैं, कलाकार हैं, वो भी बड़ी तन मन के साथ इसमें शिरकत कर रहे हैं। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या जो ये वेब सीरीज़ हैं, जैसे मतलब एक कलाकार को एक फ़िल्म पर 1.5 घंटे या 1.25-2 घंटे की फ़िल्म में उतना ही समय मिल पाता है, यद्यपि वेब सीरीज़ अगर 4 से 5 घंटे की बनती है तो उसे अपनी अदाकारी के अलग अलग मायनों को उकेरने का मौका मिलता है। तो ऐसे में
क्या आपने कोई निकट भविष्य में ऐसी कोई आपकी योजना है जिसमें आप ऐसा सोचते हैं कि कोई ऐसे किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप स्थानीय जो टैलेंट है, जो यहाँ की हम यूँ कहें कि लोकल जो एक अलग तरह की अदायगी में कुछ नया जो परिवर्तन दिख सकता है, उसको लेकर आप कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे करना चाहते हैं? जी, बहुत बहुत अच्छी बात है। जब तक ये नहीं था, OTT प्लेटफॉर्म नहीं था या सिर्फ थिएटर में मूवीज़ लगती थी जी, ये OTT प्लेटफॉर्म खुलने से ये हो गया है कि एक जो लोकल टैलेंट था, जहाँ का सब्जेक्ट, जहाँ का कंटेंट होता है वहीं पे शूट किया जाता है। जी, अगर बिहार का है तो बिहार में शूट किया जा रहा है, पंजाब का है तो पंजाब में, अगर कश्मीर का है तो कश्मीर में शूट किया जा रहा है। तो वहाँ का जो लोकल टैलेंट है वो उभर के सामने आया है। सबसे बड़ा एक उसका बेनिफिट ये हुआ है। एंड द सेकंड थिंग इज कि एक छोटे से मोबाइल के ऊपर आप कहीं पे भी बैठकर, किधर भी बैठकर आप सीरीज देख सकते हो, फिल्म देख सकते हो। ये एक बहुत बड़ा जो है हमारे इस चीज़ का एक लाभ, जो बेनिफिट हुआ है। जी, और कोविड के बाद जो थिएटर जब बंद हो गए, आज मेरे ख्याल में 2 साल तो हो ही गए हैं, तो 2 साल से हमारे थिएटर्स नहीं चले। तो 2 साल लोगों को बेहद एंटरटेनमेंट जो है इस OTT महामारी के बीच जो है, बीच में जो घर बैठ के लोगों को जो एक मतलब बढ़िया मनोरंजन जो है इसी OTT प्लेटफॉर्म नहीं दिया है। और मेरे इस पे ख्याल आप करना चाहते हैं? इसमें हम करना चाहते हैं और हमारी कोशिश है। और हमारा जो आगे एक जो हमारी अपनी एक फिल्म थी जो नील तस्कर, मैं कहूँगा कि जो हमारे यहाँ पे लोकल बेस्ड जो एक सब्जेक्ट है यहाँ का, किश्तवाड़ साइड का, तो उसके ऊपर जो हम लोगों ने नील तस्कर फिल्म बनाने का सोच रहे थे, अब उसको भी हम लोगों ने वेब सीरीज़ में ही कन्वर्ट कर दिया है। और वो अब मूवी के बजाय वो आपको अब वेब सीरीज़ में मिलेगा, नील तस्कर। डार साहब की मैं ये बात को थोड़ा सा और एलेबोरेट कर दूं। नील तस्कर एक नया प्रोजेक्ट जो है ये इनकी टीम लेकर आ रही है और ये जुड़ा हुआ है नीलम की उस तस्करी से जो आज़ादी के दौरान से, उस ज़माने से अब तक किस तरीके से तस्करी होती रही और किस तरीके से उस प्राकृतिक बाकमाल स्रोतों का दोहन होता रहा, उसके ऊपर ताना बाना बुना गया है नील तस्कर का। यहाँ पे डॉक्टर साहब एक और बड़ा सवाल जो मेरे मन में इस वक्त घूम रहा है, हम अगर देखें यहाँ पे कुछ एक बड़े छोटे लेवल पे कुछ कलाकार हैं जिन्होंने मतलब छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्रीज, छोटे छोटे पोर्टफोलियोज बना के, तो ख़ास तौर से कॉमेडी में हमने देखा कि एक नाम कमा लिया। तो क्या आप ये नहीं समझते कि एक आप जैसा बड़े कद का कलाकार जिसने हिंदी सिने जगत में काफ़ी बड़े स्तर पर काम किया है, वो एक माला का धागा बने और ऐसे तमाम छोटे छोटे कलाकारों को एक प्लेटफॉर्म दे ताकि वो लोग भी जो हैं वो अपनी अदायगी को बिल्कुल हमारी यही कोशिश भी रही। जब अगर आपने गीटियां हमारी जो फिल्म देखी होगी जी, उसमें 70% कास्ट जो है वो हमारे जम्मू की स्थानीय था जी। उसमें सिंगर अगर हमने मास्टर सलीम को लाया तो यहाँ का लड़का सुरेश चौहान को भी हमने चांस दिया। ओके, उनके साथ अगर सुरेश वाडकर साहब के साथ हमने उसको भी खड़ा किया, मास्टर सलीम साहब के साथ खड़ा किया, बाबा पंडित के साथ खड़ा किया, कमाल खान के साथ खड़ा किया। ये सब सिंगर हमने बाहर से लाए, यशपाल जी आए, गणेश यादव आए यहाँ काम करने के लिए। तो जब वो फाइट डायरेक्टर वहाँ से हमने लाया और यहाँ के जो स्पॉट बॉय हैं, टीम हमारी यहाँ की थी, लाइटमैन हमारे यहाँ के थे, बाकी सभी आर्टिस्ट यहाँ के थे, तो उनको उनके साथ जब काम करने का एक मौका मिला एक ब्रॉडर वे से, तो उनको भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। हमारी ये कोशिश रही है और आगे भी इंशाल्लाह कोशिश ये रहेगी कि हम यहाँ के लोगों को, यहाँ के कलाकारों को, आर्टिस्टों को साथ लेकर चलेंगे। हम यूँ तो कार्यक्रम के समापन की ओर हैं। मैं आपसे अंत में ये पूछना चाहूँगा, जैसे अभी आपने एक बात बड़ी नफासत के साथ कही कि डोगरी का एक सीमित दायरा है। मसलन हम तुलनात्मक ढंग से देखें तो पंजाब, जब एक ज़माना था वरिंदर और मेहर मित्तल के दौर के बाद पंजाबी इंडस्ट्री में एक बूम आया। तो जो भी एक गायक था पंजाब में, उसको भी लगा कि वो एक अदाकार हो सकता है। वो बना कि नहीं बना बात की बात है, लेकिन पंजाबी फिल्मों की मतलब होड़ सी मच गई। तो जब हम जम्मू को देखते हैं और डोगरी के सीमित दायरे को देखते हैं तो ये संभव नहीं लगता। बट हम भारतीय हैं। अगर हम उस अंदाज से बात करें तो जैसे आपने जिक्र किया, चाहे वो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो बड़े पर्दे की बात है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि अगर सरकार सहयोग करे, जैसा कि आपने पहले कहा, तो हमारे जम्मू का जो स्थानीय टैलेंट है वो एक नई दिशा दे सकता है यहाँ के पर्यटन को, यहाँ की टूरिज़्म इंडस्ट्री को। इस सब के ऊपर अंत में आप मुख्तसर ढंग से क्या कहना चाहेंगे?
जो हमारे कलाकार, जो टैलेंट, जो नए लोग हैं, नए बच्चे जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, मैं सबसे पहले ये उनको कहूँगा कि खुल के अगर आना है तो ये टाइम पास नहीं है। मैं सबसे पहली बात ये कहूँगा आपको, जी ये टाइम पास नहीं है। जिस तरीके से आप बाकी फील्ड्स में जाते हो, इंजीनियरिंग में जाते हो, मेडिकल में जाते हो, इसी तरह ये फील्ड भी है। जी। तो इसको प्रॉपर तरीके से सीख कर और ट्रेंड होकर आप इस फील्ड में आइए। और इंशाल्लाह अगर यहाँ पे हमारे यहाँ इंडस्ट्री बन गई, हमारी ये कोशिश है कि हम सरकार को कह रहे हैं कि यहाँ पे इंडस्ट्री बननी चाहिए, रीजनल इंडस्ट्री बननी चाहिए, यहाँ पे हमें फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। तो अगर सरकार ने हमें फैसिलिटेट किया, अगर हमें फैसिलिटीज़ मिली, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी पंजाब की तरह ये इंडस्ट्री भी रूट चढ़ेगी। और हमारी दिक्कत है प्रदीप जी, मैं बताऊँ आपको कि जगदीप जी, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे जितने भी यहाँ लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, उतने ही यहाँ पे हमारे यहाँ ग्रुप बन गए हुए हैं। जी जी। अब कश्मीरी अलग से हो गए, डोगरी अलग से हो गए, पहाड़ी अलग से हो गए। जी। मेरी ये कोशिश है कि हर आदमी, जितने भी कलाकार हैं, चाहे वो लद्दाख रीजन से हैं, कश्मीर रीजन से हैं, जम्मू रीजन से हैं, इन सबको इकट्ठा होना है। वो सरकार के आगे रिक्वेस्ट करनी है कि जो आपकी पॉलिसी है उसको हम वेलकम कर रहे हैं। ठीक है, पहले भी फिल्में बनती रही हैं, आगे भी फिल्में बनेंगी, लेकिन यहाँ पे जो हम कह रहे हैं कि इंडस्ट्री कायम होनी चाहिए, हम सबको एक साथ होकर, मैं आपके माध्यम से सबको कहना चाहता हूँ कि हम सबको एकजुट होकर सरकार के पास जाकर इस चीज़ के लिए फाइट करना होगा। डॉक्टर साहब, आखिर में अब जैसे आपने बात की, एकीकृत होने की ज़रूरत है, चाहे वो किसी भी भाषा से जुड़े लोग क्यों ना हो। तो एक अंतिम सवाल आपसे, बात अगर हम थोड़ी देर के लिए रीजनल लैंग्वेजेस को एक तरफ रख दें, जैसा मैंने पहले कहा, बड़े पर्दे के आसार, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि एक ज़माना था कश्मीर प्राथमिकता हुआ करता था स्विट्ज़रलैंड की तुलना में उस दौर के निर्माता निर्देशकों के लिए। तो हिंदी जो हमारी राष्ट्रभाषा है, उस लिहाज से अगर हम देखें, जैसे आपने जिक्र किया, तो आपका एक अनुभव रहा है, हम बात करें सिने जगत की, हॉलीवुड बॉलीवुड इंडस्ट्री की, तो आप जैसे जो बड़े कलाकार हैं, जिसमें हम बात कर सकते हैं, मीर सरवर का एक अच्छा नाम है, हम देखें जी, मेरे मित्र हैं बहुत अच्छे। हाँ, तो आमिर जी हैं या विद्युत जम्बाल, ऐसे लोग हैं। तो क्या इनको एक मंच पर बतौर स्थानीय अभिनेता होने के नाते एकीकृत होने की जरूरत नहीं है? नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल ये है। आप मानते हैं? मानता हूँ, ये होना चाहिए। बिल्कुल होना डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपने अनुभवों को हमसे साझा किया और उन दिक्कतों के ऊपर बड़ी नफासत से बात की जो एक अदाकार को इस इंडस्ट्री में फेस करनी पड़ रही हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर साहब जिन्होंने बात की, और ख़ास तौर से सरकारी जो पॉलिसीज़ हैं फिल्म इंडस्ट्री को लेकर, और वो नीतियाँ जिन पर कहीं ना कहीं ऐसा मालूम होता है कि नौकरशाही जो है वो फ्रेम तो कर देती है, लेकिन क्या बुनियादी तौर पर, ज़मीनी स्तर पर, ग्रास रूट लेवल पर क्या दिक्कतें जो हैं वो एक अदाकार को आती है। और यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगा, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि आज ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो कभी दूरदर्शन पे बढ़िया कार्यक्रम किया करते थे, और आज अपनी जीविका के लिए उनका जीवन जो है वो बड़ा कठिन दौर में है। तो ऐसे कलाकारों को एक बेहतरीन मंच मिले, ताकि जम्मू कश्मीर प्रदेश में, जो अपनी प्राकृतिक सौंदर्य के लिए एक मिसाल है पूरी दुनिया में, फिल्म इंडस्ट्री को अदायगी के क्षेत्र में तरक्की तो होगी ही, और निश्चित तौर पर इसका सीधा असर पर्यटन पर भी दिखने को मिलेगा, बशर्ते कि सरकार जो है वो स्थानीय अभिनय को, स्थानीय कलाकारों को और उनको पेश आने वाली दिक्कतों के ऊपर कड़ा संज्ञान ले। तो आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। एक दफ़ा पुनः आपसे भेंट होगी ऐसी ही किसी ज्वलंत विषय के ऊपर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। शब